बिहार का एक ऐसा चुनाव जो कि वाकई में तय करने जा रहा है कि क्या सही में शराबबंदी के नाम पर सिंडिकेट चला है, और यह भी तय होने जा रहा है कि प्रवासी मजदूर अगर गुस्से में हैं तो क्या मुखालफत करते हुए वोट करेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है, तेजस्वी स्टैब्लिश होंगे या फिर नहीं, चिराग पासवान का क्या होगा, और अंतिम दौर में चिराग पासवान का वीडियो उनके लिए कितना नुकसान पहुंचाएगा। 3 घंटे हो चले हैं, बिहार में पहले चरण का चुनाव जारी है। बिहार में सुबह 9:30 बजे तक वोट का रुझान आया। सुबह 9 बजे तक 7.35% मतदान की खबर है। अरवल में 5.10%, औरंगाबाद में 8.68%, बांका में 9.70%, भोजपुर 5.83% वोटिंग। बक्सर में लगभग 7% का वोट हो चुका है, गया में 8.25%, जहानाबाद में 6.33%, लखीसराय में 8% वोट डाले गए हैं। इन सभी खबरों के बीच सासाराम, लखीसराय, गया, मुंगेर, आरा, औरंगाबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर चुनावी मैदान में अनंत सिंह है मोकामा विधानसभा क्षेत्र से। बड़ी बात यह है कि नीतीश सरकार के 8 मंत्री भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे तक 7.5% के आसपास का मतदान हुआ है। अरवल, औरंगाबाद, बांका, बक्सर, जहानाबाद, गया, लखीसराय में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे वोटर हैं, आप देखिए, जो आरा से लेकर के गया तक वोट देने के बाद टीवी के, हाँ, रामेश्वर चौरसिया हैं, ये तो रामेश्वर चौरसिया हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, अब एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। रामेश्वर चौरसिया कुछ कह रहे हैं क्या रामेश्वर चौरसिया को? नहीं, ठीक है। गिरिराज सिंह को भी देखें, ये बड़े बड़े दिग्गज हैं, रामेश्वर चौरसिया, गिरिराज सिंह बहुत ही मुखर नेता कहे जाते हैं, बहुत ही प्रचंड नेता कहे जाते हैं, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले नेता कहे जाते हैं। लेकिन हाँ, मुझे अभी याद आया मुझे, मनीष जी, इस पूरे चुनाव में हर कोई तो नजर आया है, लेकिन इस पूरे चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुझे नजर क्यों नहीं आए? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो रणनीतिकार के रूप में दिल्ली में ही रहना उन्होंने पसंद किया। और जहां तक उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें आ रही थी राशिद, चूंकि वो कोविड-19 से भी जूझ चुके थे और उसे हराकर वो, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को दूर रखना ही बेहतर उन्होंने समझा। और पार्टी ने भी, क्योंकि कमरे के भीतर की रणनीति ज्यादा मायने रखती है, और रणनीति बनाकर उन्होंने वो ब्लूप्रिंट नड्डा के हाथ में दे दिया है। और जेपी नड्डा बिहार के गली गली घूम घूम कर, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये जताने में लगे। और जब सबसे बड़ा रॉकस्टार यानी कि देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जब आ जाएं, रैलियां करें, तो ये साफ हो जाता है कि दारोमदार अब प्रधानमंत्री मोदी पर आकर टिक जाता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इलेक्शन एनालिस्ट, सोफोलॉजिस्ट मनीष झा के पास बहुत देर से मैं नहीं गया हूं, उनके पास मुझे जाना चाहिए। मनीष झा, क्या कास्ट इक्वेशन चलेगा? अगर चलेगा, क्योंकि राज्य में 15% वोट बैंक उच्च जातियों का है, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनकी सोच क्या है हमें बताएं। और इसके अलावा दलितों का वोट परसेंट 16% के आसपास है। चलिए ठीक है, मनीष झा से अभी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। सुरेंद्र जी, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सुशासन का काम हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि केंद्र की तरफ से हमने बिहार को बहुत आगे कर दिया है। नीतीश नहीं, पूरा एनडीए मिलकर के ये कह रहा है कि 15 साल जिन्होंने जंगल राज दिया और 15 साल से पहले जिन्होंने भागलपुर के दंगे दिए, उन्हें हमने हाशिए पर डाल दिया है। और आप लोगों के कार्यकाल में भागलपुर के दंगे हुए थे। राशिद भाई, आपके साथ में मनीष जी जैसे ओजस्वी प्रस्तोता भी बैठे हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी या तो इतिहास जीवी है और या भविष्य जीवी है। या तो ये मुगल काल में चले जाते हैं और या ये फिर चांद पर ले जाने की बात करते हैं, कभी वर्तमान की बात नहीं करते हैं। हम 2 बातें आपसे खाली पूछना चाहते हैं कि पिछले 15 साल में और विशेष रूप से पिछले 5 साल में, उस पर ही तो चुनाव होगा ना। आजादी से पहले की बातों पर तो चुनाव नहीं होगा। और पिछले 15 साल में या पिछले 5 साल में जिसकी सरकार थी उस पर बात होगी, या उससे पहले जिसकी सरकार थी उस पर बात होगी? इतिहास में झांक करके ये देखा जाता है कि इतिहास में झांक करके, सुरेंद्र जी, ये देखा जाता है किसका अस्तित्व है, किसका अस्तित्व नहीं है। झांक करके ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल रिवाइवल कौन ढूंढ रहा है, कौन नहीं ढूंढ रहा है। अब क्या है ना, आप लोगों में एक भ्रम सा है। आप लोगों को जब ये लगता है ना, सुनिए ना, आप लोग एक रेनबो जोन, एक होता है ना पॉलिटिक्स में कहते हैं रेनबो जोन, आप लोग रेनबो जोन में ये सोच रहे हैं कि ठीक है,
जो जितने मिल जाते हैं ठीक है, जितने सवर्ण मिल जाएंगे ठीक है, जितने कोयरी कुर्मी मिल जाएंगे ठीक है, जितने दलित मिल जाएंगे ठीक है। और यही एक वजह है कि आप लोगों ने महागठबंधन का सहारा लेकर के कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने बिहार में अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चलिए, ऐसा है। अब थोड़ा सा संयम से मेरी जवाब जरूर सुन लीजिएगा राशिद भाई। देखिए, हमारे अस्तित्व पर संयम ना आप लगा सकते हैं ना हम खुद वो कर। जनता संयम अस्तित्व प्रश्न चिन्ह भी लगाती है और जनता ही आपको जनता जनार्दन जो है आपको अर्श पे भी पहुंचाते हुए और फर्श पे भी पहुंचाती। तो इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि जनता जो करेगी वो फैसला आपको भी मंजूर होगा, हमको भी मंजूर होगा। आपकी निर्मम मीमांसा हो या मनीष भाई की धनात्मक मीमांसा हो, दोनों ही चीजों से हम आशान्वित तो हो सकते हैं या हम अपने आप को ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी मीमांसा सही होगी ये इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं। कहते हैं ना कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मुझे कहां कहां से मैं कहां से गुजर गया। सच बात यह है कि यह बात आप भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ सकते हैं कि 1984 में 2 सीटों वाली पार्टी आज की डेट में 303 सीटें लेकर के आई हुई है। तो ये तो जनता है बॉस। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 सालों की अगर आप क्यों नहीं बात करना चाहते, क्यों इसको स्किप कराना चाहते हैं, क्यों आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को इस क्या नाम स्केप कराना चाहते हैं उनके कुकर्मों से। आप क्यों नहीं मुजफ्फरपुर कांड की जो है भर्त्सना करना चाहते हैं। आप क्यों नहीं मुंगेर कांड जो कल हुआ है, जनरल डायर जैसा कांड हुआ है, जिस तरह दुर्गा भक्तों पर राम भक्तों पर गोली चलाई, ये अगर घटना कहीं पश्चिम बंगाल में हुई होती तो मनीष आज की डेट में क्या कर रहे होते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही होती। इलेक्शन वाले दिन आपको राम याद आ गए। रोहित चहल हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपको जवाब देंगे। रोहित चहल जी, इलेक्शन के दिन सुरेंद्र राजपूत का यह कहना है कि राम भक्तों पर आप लोगों ने लाठियां चलाई हैं, जनरल डायर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, दुर्गा भक्तों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। आप लोग जवाब दीजिए। रोहित चहल रिबट कर सकते हैं आप। सुरेंद्र जी वर्सेस रोहित चहल। देखिए, मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी जिस तरीके से अपना जो इतिहास रहा है बता रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने जो काम किया, और सुरेंद्र राजपूत जी से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो जिन्होंने हिंदुओं का आतंकवादी बताया चाहते थे। ये वही लोग हैं जिस तरीके से राम मंदिर का लगातार विरोध जेडीयू भी ये कहती है। इनसे क्या पूछेंगे। महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास पे चुनाव लड़ रही है। 19 लाख रोजगार देने वाले भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप मुंगेर कांड पर क्या बोलेंगे रोहित चहल। आपने दुर्गा भक्तों पर, राम भक्तों पर जो गोलियां चलवाई हैं, जो मुंगेर की धरती लाल हो गई है उन दुर्गा भक्तों के खून से, रक्त से। आप लोग कौन है? आप महिषासुर हैं? आप कौन से राक्षस हैं? कौन से जनरल डायर हैं? ये आप कैंडिडेट नहीं है। ये बताएंगे आप। अरे सुन लीजिए सुरेंद्र जी, सच्चाई सुन लीजिए भैया। सुरेंद्र जी जो चलवाई है ये नीतीश कुमार के कहने से चलवाई है, नरेंद्र मोदी के कहने से चलवाई है, अमित शाह के कहने से चलवाई है, हम तो मुसलमानों की पार्टी है। आपने किसी और के कहने से चलवाई है। आप जरा मुझे बताइए ना रोहित चहल साहब, किस तरीके ये जो मुंगेर का इतना बड़ा हत्याकांड आप लोगों ने किया है, ये आपने किसके कहने से किया है? उन दुर्गा भक्तों की गलतियां क्या थी? उन दुर्गा भक्त आपसे क्या मांग रहे थे? वो दुर्गा भक्त कौन से अपराधी थे? वो दुर्गा भक्तों को जिन लोगों ने अपने गोलियों से छलनी किया है, उन दुर्गा भक्तों की गलती क्या थी? मुंगेर कांड के जिम्मेवार लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? मुंगेर कांड के जिम्मेवार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पद से बर्खास्त क्यों नहीं किए गए? क्यों नहीं किए गए? जो राम भक्त और दुर्गा भक्त मुंगेर कांड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोली चलाए हैं, ये उन लोगों को अभी तक जेल क्यों नहीं? उन लोगों को अभी तक कहीं ना कहीं उनको जेल क्यों नहीं? उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं? उनके पक्ष में क्या भारतीय जनता पार्टी खड़ी है? अरे उनके पक्ष में क्या भारतीय जनता पार्टी खड़ी है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रामद्रोहियों के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दुर्गा द्रोहियों के साथ खड़े हैं, दुर्गा भक्तों के हत्यारों के साथ खड़े हैं, राम द्रोहियों के साथ, दुर्गा भक्तों के हत्यारों के साथ जो पार्टियां खड़ी हैं उसको जनता जवाब देगी। रोहित सुरेंद्र जी, जनता जवाब देगी। रोहित ये जो सुरेंद्र जी, राम भक्तों के
रोहित आप अभी पैनल में आए हैं। रोहित पैनल में चहल पहल रहे, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत ना हो। रोहित पैनल में चहल पहल रहे, लेकिन ये व्यक्तिगत ना हो। रजत, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? आखिर पहले दौर के मतदान को लेकर बिहार से क्या जानकारी और खबर आ रही है रजत आपके पास? तेज की बात है, लगभग 10 बजे तक 7.35 यानी लगभग आप औसतन मानिए कि 9:30 बजे के आसपास ये पोल आता है, तो 10 बजे तक 7.5% वोटिंग जो है इन 71 सीटों पर हुई है। वोटिंग परसेंटेज भी मनीष जी काफी प्रभावित करेगी। 15 साल का शासन है, अगर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं वोटिंग हो तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये वोटिंग किसके पक्ष में हो रही है। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ वोटिंग हो रही है? क्योंकि 10 बजे तक अगर 7.5% वोटिंग होती है तो एक अच्छी वोटिंग बिहार जैसे स्टेट में माना जाता है, जिसमें आप औसतन देखेंगे तो अच्छी वोटिंग का परसेंटेज जो आपको मिलेगा वो 11 बजे से लेके शाम 3 बजे 4 बजे तक मिलेगा। सुबह लोग आज थोड़ा उस मूड में रहते हैं कि आराम से सो के उठते हैं, आराम से वोट डालते हैं। तो आज का जो 7.5% है ये एक अच्छा परसेंट माना जाएगा बिहार का, और अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो इससे फायदा किसको होगा, ये एक बहस का इशू है। हाँ, ज्यादा वोटिंग अगर होती है तो फायदा किसे होता है, कम वोटिंग अगर है तो फिर नुकसान किसे होगा, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। मैथिली ठाकुर हमारे साथ में जुड़ गई हैं, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से सुरेंद्र राजपूत जी के पास एक बार फिर से जाना चाहिए। सुरेंद्र जी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। आज से 20 दिन पहले तेजस्वी यादव या फिर कांग्रेस के नेता बात करते थे बिहार में रोजगार की, बात करते थे विकास की, बात करते थे सड़क की, बात करते थे प्रवासी मजदूरों की, आप लोग बात करते थे यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, स्कूल की। ये क्या हो गया? महिषासुर याद आ रहा है आपको? प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं आपको? बाबू साहब याद आ रहे हैं आपको? क्या ये समझ में आ गया है क्या कि अगर चुनावी वैतरणी पार करनी है तो मंडल और कमंडल से निकलेंगे ही नहीं? समझ जाइए, बिहार मंडल कमंडल से आगे बढ़ने के लिए बेकरार है, बेचैन है। सुरेंद्र राजपूत जी, छोड़िए ना ये महिषासुर, छोड़िए ये राम, छोड़ दीजिए चुनाव में ये सब कुछ। जदयू तो छोड़ा ही है आपने। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं राशिद भाई, और ये जो आप गुरुतर आप हमें ज्ञान दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज के बाद हम यही आपको गुरुदेव कहा करेंगे कि जिस तरीके से आप हमें जो प्रीचिंग कर रहे हैं उसका बहुत आप बड़े हैं, आपके सामने नमन। सच बात ये है, ना तो हमने यूनिवर्सिटी छोड़ी, आप बड़े हैं, नहीं ना तो हमने, अरे भाई बीच में मत बोलिए मनीष, इन्हें थोड़ा सा बीच में बोलने से चुप करिए। एक नहीं वो अपनी बात रख रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप इतने अच्छे वाकपटु, जितना बड़ा प्रस्तोता नहीं हूं ना कि अपनी बात, आप वाकपटु प्रवक्ता हैं, तो आपसे ज्ञान अर्जन के लिए वो बीच बीच में अपनी राय भी दे रहे हैं। मनीष भाई, नहीं बीच बीच में मेरी बात को काट करके देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। सर मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं ना, ये तो संत आशाराम जी के तरीके। ज्ञानी हम भी नहीं, लेकिन ज्ञान के प्रेमी है सुरेंद्र जी। चाह रहा था कि हम यूनिवर्सिटी पर भी बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी पर भी बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पर भी बात कर रहे हैं, मजदूरों के पलायन पर भी बात कर रहे हैं, हम सब चीजों पर बात कर रहे हैं। लेकिन क्या जो कल मुंगेर में हत्याकांड भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार ने किया है, क्या उस पर बात नहीं करनी चाहिए? आप ये कहना चाहते हैं? क्या राम भक्तों की और दुर्गा भक्तों की हत्याएं होती रहनी चाहिए भाजपा के सरकार में? और मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, अगर यही हत्या इस समय पश्चिम बंगाल में हुई होती तो रोहित चहल अभी भी यही बात कह रहे होते, या भारतीय जनता पार्टी अभी भी यही बात कह रही होती? आप समझिए मेरी बात को, कितना दोगला चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके की हरकतें करते हैं कि अपने राज्य में हो तो ये दूसरे का इतिहास बताने लगते हैं, और दूसरे के राज्य में हो तो ये कहीं ना कहीं उसको वर्तमान में और उसकी सरकार की बर्खास्तगी की बात करने लगते हैं। ठीक है, इतना दोगला अगर किसी पार्टी का या किसी गठबंधन की बात में, हाँ ठीक है, थोड़ी तपिश सी आ गई है, गर्मजोशी तो है ही, आज चुनाव का दिन है, बिल्कुल ये गर्मजोशी बनकर के रहनी चाहिए, लेकिन यहीं पर संगीत का छौंका भी लगाता है। मैथिली मेरे साथ में है। मैथिली, चूंकि आप स्वर कोकिला आज की तारीख में कही जाती हैं, कोयल बिन बगिया ना शोभे, एक बार सुनाइए ना, फिर आगे बढ़ते हैं। मैथिली, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैथिली, क्या आप तक आवाज आ रही है? कोशिश करें कि मैथिली ठाकुर को दोबारा मेरे साथ में जोड़ें। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को हालांकि ये लग रहा था कि बीच में उन्हें रोका जा रहा है। एक बार फिर से सुरेंद्र राजपूत वर्सेस रोहित चहल ऑन एयर किया जाए।
रोहित जी बोल सकते हैं आप, सुरेंद्र राजपूत को जवाब दे सकते हैं आप। के पास एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो आलू डाल के सोना निकालते हैं, जो कुंभकर्ण लिफ्ट योजना चलाते हैं, विद्वान हैं इनके पास। ये कह रहे हैं अरे इनके पास राहुल गांधी जैसे विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं। अरे बरसाती मेंढक जो है ना, वो बरसात में निकल के आते हैं, चुनाव के समय आएंगे, राम मंदिर का विरोध करने वाले राम मंदिरों में जाएंगे, राम करेंगे। अरे थोड़ी शर्म कर लीजिए, हिंदुओं को आतंकवादी आप लोगों ने बता दिया। आप लोग के कपिल सिब्बल खड़े होकर जिस तरीके से कोर्ट में कहते हैं कि भैया राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, आपके शशि थरूर कहते हैं पूरे हिंदू मंदिर बनवाना चाहते हैं। आपको आलू और नरेंद्र मोदी के वो पागलपन याद आ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी उससे क्या बोलते हैं, आलू से सोना भी निकालते हैं और वो नारियल का जूस निकालते हैं, अनानास का पानी निकालते हैं। लेकिन डिबेट के बीच में हम संगीत निकालेंगे, डिबेट के बीच में हम संगीत निकालेंगे। मैथिली हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मैथिली, हर एक चुनाव में कहते हैं नए युग का सूत्रपात होता है, नए समय की शुरुआत होती है, और हिंदुस्तान में जब भी नए समय की शुरुआत होती है, नए युग का जन्म होता है, तो वहां पर सोहर गाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आपकी मिठास भरी मीठी सी आवाज के साथ में एक अच्छा सा सोहर हो जाए, उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। और इस सोहर में चुनाव का रंग भी होना चाहिए। आज के दिन वा सुहावन रतिया लुभावन हो, आज के दिन वा सुहावन रतिया लुभावन हो, ललना दीदिया के होलिया जनवरी होलिया बड़ा सुंदर हो, ललना दीदिया के होलिया जनवरी होलिया बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिया सुललानवा भवनवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुललानवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई दिलवा के दीपक बनवा में आग लागल हो, ललना लाल हुई दिलवा के दीपक बनवा में आग लागल हो। मुहवाता हमें जैसे बाबूजी के अंधिया समाई थे नो, ललना नकियाता हमें जैसे बाबूजी के मुहवा समाई के नो, ललना मुहवा चंदवा सूरज माता ककरवा चोर भइले हो, ललना लाल हुई फुलवा के दीपक बनवा में आग लागल हो, ललना लाल हुई फुलवा के दीपक बनवा में आग लागल हो। बहुत जल्दी एक बार कोयल बिन बगिया ना शोभे भी हो जाए ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। उजर बकुल बिना, उजर बकुल बिना पिपरो न सोहे, कोयल बिना बगिया न सोहे राजा, कोयल बगिया न सोहे राजा, कोयल बिन 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 बगिया न सोहे राजा।
बगिया ना सोहे राजा कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा। संगीत का जब इतना खूबसूरत तड़का लग जाए ना तो डिबेट में भी आनंद आ जाता है। और मेरे ख्याल से सुरेंद्र राजपूत जी, थोड़ा सा मूड आपका भी अच्छा हुआ होगा, तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जो है एनडीए से कहीं ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे वोट बैंक के मामले में। पहला, इसकी काट आप लोगों ने क्या ढूंढी है? और दूसरा, ये कहते हैं कि विधानसभा चुनाव हमेशा ही क्षेत्रीय एक चेहरा होना चाहिए जिसके सहारे लड़ा जाए। आरजेडी के पास में तेजस्वी हैं, जेडीयू के पास में नीतीश हैं, बीजेपी के पास में सुशील मोदी हैं, एलजेपी के पास में चिराग पासवान है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा पोस्टर बॉय है ही नहीं। आपको लगता नहीं कांग्रेस के लिए कमजोरी है? राशिद भाई, ये कांग्रेस के लिए कमजोरी नहीं है, कांग्रेस के लिए मजबूती है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की तरीके से अपने सहयोगी दल के साथ बैक स्टैबिंग नहीं की है, धोखा नहीं किया है, पीठ पे खंजर नहीं मारा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा चिराग है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी अपने घर को तो रोशन करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार के घर को जला देना चाहती है। तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने तो पहले ही कहा कि हमारा नेता तेजस्वी है बिहार में, और उस तेजस्वी के पीछे हम लोग पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही बिहार में बदलाव लाएंगे। तेजस्वी यादव सिर्फ हमारी इकलौती हमारे गठबंधन की चॉइस है, और हम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरीके से धोखेबाज पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरीके से मुखबिर पार्टी नहीं। ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का, जवाब दें। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, ना निर्णय लेने की ताकत है। इनके जो नेता है वो आपको पता है जिस तरीके से आज देश जानता है, इनके पास एकमात्र व्यक्ति है, उनकी स्थिति क्या है, देश के आज बच्चा बच्चा उनका हंसता है, तो इनके पास कोई नेतृत्व तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात, सुरेंद्र राजपूत जी ने मान लिया, दूसरे के बैसाखियों पे कब तक सवार होंगे सुरेंद्र राजपूत जी? अपने घर का जो अगर बच्चा जो है अगर वो काबिल नहीं है, नालायक है, बिल्कुल तो मान लीजिए ना, दूसरे पे कब तक सवार होंगे? अच्छी बात कही। आरोप आप लगाते लोग रहेंगे। धोखेबाज पार्टी हो, आप ऐसी धोखेबाज पार्टी हो जो चुनाव किसी के साथ लड़ना चाहते हो और अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो। दगा, धोखेबाजी, छल, फरेब, कपट, प्रपंच, ये सब आपके खून में शामिल है और आज से शामिल नहीं है, अंग्रेजों के समय से शामिल है। धन्यवाद, आपने ये बात मान ली। आपने धन्यवाद, आपने ये बात मान ली। आपने मान लिया कि नीतीश कुमार का जो पोस्टर आपने गायब किया अखबारों से और सिर्फ नरेंद्र मोदी का पोस्टर रखा, आपने धोखेबाजी की। आप धोखेबाज लोग हो, आप कहीं ना कहीं धोखेबाजी से बाज नहीं आते हो और इस धोखेबाजी की सजा आपको बिहार की जनता देगी। आपके पास ना उत्तर प्रदेश में नेता है, ना बिहार में नेता है। रोहित जी, आपको भी रुकना पड़ रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोग भी रुके हैं, आप भी रुके हैं। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य, क्योंकि बिहार के बारे में ये कहते हैं, हर एक वोटर ये कहता है कि संयम है, अगर धैर्य है तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर होगा। मनीष जी, चाय पिलाएंगे क्या? और हाँ, बिहार में ये कहते हैं ना मनीष जी कि अगर पान खाने के बाद आपके होठों पर लाली आ गई तो ये समझ लें कि आपको बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और नेता भी बहुत बार ये सोच करके पान खाते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में उन्हें प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले लोग हैं। चाय पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे राशिद, और उसके साथ साथ दाता इस समय पोलिंग बूथ पर है क्योंकि पाता नेता है। मुझे ऐसा लगता है आप कुछ और रंग दिखाना चाहते हैं। हाँ, वो रंग है ज्योति का और वो रंग है सुशील का। सीधे लिए चलते हैं चुनावी चाय और चुनावी चाय की चुस्की, उसकी तपिश, और तपिश के साथ उसका स्वाद क्या कह रहा है, और पान की लाली में क्या कुछ छिपा हुआ है। सुशील और ज्योति के पास चलते हैं। Presented by Havells, making a difference. खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। ओ भैया जी, चाय पियेंगे का? चाय नहीं पियेंगे भैया, चीनी भी महंगी है। ऐसे करते हैं, आपके लिए हम ऑमलेट बना देते हैं। ओ भैया जी। अरे रुकिए ना भाभी,
देखिए अभी मोदी जी ट्वीट कर दिए हैं, का लिखे हैं कि 2 गज की दूरी का रखें ध्यान और मास्क जरूरी पहने। हाँ, अब ये भी लिख दिए कि याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। ओहो, तो इसीलिए आप पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। हाँ, तो हम तो मतदान करा है, अब आपकी बारी है। देखिए आपका क्या है, अंडा बनाएंगी? हाँ, लेकिन प्याज बहुत महंगा है जी, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं इस बार घास का पकौड़ा बनाएं। वाह, बहुत सुंदर। तो हम पान का पत्ता छोड़ के गिलोय में लगाएं। आप भी कैसा बात करते हैं बुड़बक जैसे। तो इतना महंगा हो गया तो कहाँ से प्याज खरीद के लाए जी? देखिए टमाटर महंगा, प्याज महंगा, तो गरीब लोग क्या करेगा? तो ये बताइए। तो इसीलिए ना कहते हैं भाई कि जब सरकार बदलेगा तो अब ये सब हालात भी ना बदलेगा। कुछ नहीं होगा जी, हम तो बोल रहे हैं बस चाय बनाओ और बस नीतीश बाबू को बटन दबा के जिता के आओ। आप जिताते रहिए जिसको जिताना है। देखिए समस्या पर बात कीजिए अगर आपको हमसे करना है। हाँ। बिहारी की समस्या आप देखती नहीं है, इतना अभी बाढ़ में परेशान हुआ आदमी, भूखमरी में परेशान है आदमी, और आपको लगा हुआ डलवाइए आप फालतू में वोट। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी, ये बात तो आप सच बोल रहे हैं। देखिए आप ही बोल रही हैं कि प्याज इतना महंगा है, टमाटर इतना महंगा है, आलू गोभी इतना महंगा है, तो जब सब यही सब कुछ ना ठीक करना है तब ना बनेगा कुछ बात है? लेकिन हम सोच रहे हैं हम तो उन्हीं को वोट देंगे जी। आप तो वह रट्टू तोता से रट ली है कि हम वही देंगे, देते रहिए वोट। तो जी हम क्या करें बताइए? क्या करें? वापस से तो परिया रख के जाएंगी मजदूरी करने? अरे भाई अपना धंधा, अपना रोजगार, अपने यहाँ नौकरी मिलेगा। आप भी बेफालतू का बात कर रही हैं। ए जी, ये जो जीत जाएंगे तो एक बात बताइए, क्या हम लोगों को रोजगार दे देंगे? चाय बनाने से क्या हम ऑफिस जाएंगे? अरे आप देखते भर रहिए, वोट पड़ रहा। ए बाबा आराम से जाइएगा। हाँ देखिए, अब वोटिंग परसेंट पता कीजिए किसी से कितना हो गया है। हाँ देखिए, ये चुनावी चौराहा है, यहाँ जब तक हम बैठे रहेंगे चुनाव को खबर मिलता रहेगा। और आप बेफालतू का बात मत किया करिए, कम से कम धंधा रोजगार पे बात कीजिए। ये है चुनावी चौराहा और बार बार यहाँ आते रहिए, अब वोट डालते रहिए। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो अब हम खाई के मगहिया पान चल भैया देखे बिहार चुनाव। चुके हैं 7.35% मतदान हुआ है और एक ऐसा चुनाव बिहार में पहले चरण के चुनाव के दिन अगर शुरुआती 3.5 घंटे में ही प्रभु श्री राम याद आ जाए, महिषासुर याद आ जाए, दुर्गा भक्त याद आ जाए, राम भक्त याद आ जाए, तो ये समझ लीजिए चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश है। अभी तक बात हो रही थी शिक्षण संस्थानों की, बात हो रही थी विकास की, बात हो रही थी प्रवासी मजदूरों की, लेकिन अब मुंगेर आ गया है बीच में। मुंगेर के नाम पर नीतीश को घेरे जाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें जनरल डायर की भी संज्ञा दे दी गई है। मनीष जी, जाहिर सी बात है, जनरल डायर तेजस्वी ने कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया, महागठबंधन ने कह दिया, लेकिन जैसे सुरेंद्र राजपूत एक बात कह रहे थे राशिद, इस चुनाव की खास बात यह दिखाई दी, चिराग जितना प्रचार कर रहे हैं, आपने देखा होगा रामविलास जी के नहीं रहने के बाद उन्होंने कहा मैं मोदी जी का हनुमान हूं, मोदी जी मुझे लाख चाहे कोसें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। यानी ये नहीं कहा जाए राशिद, आपको नहीं लगता कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन नीतीश की खैर नहीं? और चिराग पासवान ने यह भी कहा था, ठीक कहा आपने, कि हनुमान हूं, सीना चीर करके दिखा दूंगा, मेरे दिल में बसते हैं मोदी, लेकिन दिल में क्या है और दिमाग में क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है। चिराग पासवान बोलना है, एक बात सुनते हैं। किसकी है? मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री तो हैं ही हमारे प्रदेश के, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश के, और उन्हीं के ही एक बहुत ही करीबी नेता की सुपुत्री वहाँ की स्थानीय एसपी हैं। तो ये मुझे बताएं कि क्या मुख्यमंत्री के संरक्षण पर माता के श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी चलाई गई? किस तरीके की सोच है मुख्यमंत्री की? जातिवादी आप सोच रखते हैं, ये तो मैं मानता हूं, पर माता के श्रद्धालुओं को भैया कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था? किसको नहीं पता बताइए मुझे। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है? और अगर ये लाठियां चली इस तरीके से, बर्बरता से उन लोगों को मारा पीटा गया, गोली तक चलाई गई, हत्या तक वहां पर की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से
जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा, लाठियां। आप देखिए किस हालात में हम अस्पताल में जाकर। मेरे ख्याल से हमें तुरंत ही जेडीयू की नेता सुनीता बीन के पास में चलना चाहिए। सुनीता जी, नीतीश तो आज पहले चरण के चुनाव के शुरुआती 3.5 घंटे में गिर गए हैं। आरजेडी का भी यही कहना है, चिराग पासवान का भी यही कहना है कि जनरल डायर की भूमिका अदा की है। और बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान तेजस्वी की बोली बोलने लगे हैं, जनरल डायर की संज्ञा दी जा रही है। कैसे पार पाएंगे आप लोग? देखिए, चुनाव अभी हो रहा है। चुनाव हो रहा है, अभी बिना चुनाव का वो लोग क्या अंतर्यामी है क्या? बिना मुंगेर पर जवाब दीजिए, हुए बिना राम भक्तों पर लाठियां चलाई, उस पर जवाब दीजिए। मैम, सब्जेक्ट पर जवाब दीजिएगा। नहीं तो मुंगेर संभाला नहीं गया। तो हम जवाब दिया। मुंगेर सुनिए, मुंगेर तुरंत ही कप्तान के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तुरंत ही कप्तान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? छानबीन हो रहा है, जो दोषी है, जो सुनिए, इसका छानबीन हो रहा है और जो दोषी है उसको सजा दिया जाएगा। इसका छानबीन तो शुरू हो गया है। हाँ। और जब तक जो दोषी पकड़े नहीं जाएंगे, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारी सरकार उसको सजा देगी। ठीक है। विवेक अवस्थी, सीनियर जर्नलिस्ट विवेक जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शायद मनीष जी आपको सवाल करना चाह रहे थे, शायद मैं सुनीता भिंड जी से ये पूछना चाहता हूं। सुनीता जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, मेरा सवाल आपसे है, आपने तेजस्वी के 10 लाख के रोजगार पर मखौल और खिल्ली उड़ाई थी। 19 लाख रोजगार कैसे आएंगे? पैसा कहां से आएगा? हेलो। हाँ सुनीता जी, कहें, आप कहें। हाँ बोलिए। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल था, तेजस्वी के 10 लाख रोजगार की जो बात थी, उसको लेकर आपके पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने खूब मखौल उड़ाई। आपने 19 लाख लेकर आ गए, पैसा कहां से आएगा? इसका हम लोग इसका थोड़ा उसको उड़ा रहे हैं। ये तो आप लोग की तरफ से उड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या सरकारी नौकरी नहीं दी? महिलाएं जो इतना जो जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाई या आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती? मेरा सवाल था, नीतीश कुमार ने अपनी रैली में कहा है कि तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार की बात करते हो, पैसा कहां से आएगा? इसी इशारे के साथ नीतीश कुमार ने भी कहा है। तो ये बात तो कहा जा रहा है। अरे भाई, भरी जनसभा में, मेरी बात मनीष जी बहुत क्लियर कह रहे हैं। भरी जनसभा में नीतीश कुमार ने ये कहा कि तुम कह रहे हो कि भाई इतने लाख 10 लाख रोजगार दे दोगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा? और वहीं पर आप लोगों ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा 19 लाख। वो नीतीश जी ने कहा था ना तेजस्वी पे कि पैसा कहां से आएगा, ऐसे करते हुए कि दे दोगे, नौकरी दे दोगे, यूं ही दे दोगे क्या? पैसा कहां से आएगा? ठीक वही सवाल आपसे भी है। आवाज नहीं जा रही। हमारे साथ विवेक अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। विवेक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में जितनी रैलियों का रेला चल रहा है और जो वादों की बौछार है, वादों का बहार है, आया हुआ है बिहार में, आपको नहीं लगता कि विवेक कहीं खोया सा दिखाई देता है? अरे कहीं खोया नहीं मनीष भाई, कतई खोया दिखता है। चुनाव का क्या है, आप देख लीजिए, वादे होते हैं, वादे के बाद वादे होते हैं, चुनाव के बाद वादे भूल जाए जाते हैं। तो चुनावी भाषण, चुनावी जुमले, चुनावी वादे कोई बड़ी नई चीज नहीं है इस देश में। और इस देश की जनता, इस देश का वोटर भी इस चीज को जान चुका है। आप याद करिए, पहले चरण के पहले एक रैली हुई जिसमें कि कहा गया कि कोरोना का वैक्सीन बनेगा तो बिहार की जनता को मुफ्त मिलेगा। उसमें प्याले में तूफान खड़ा हो गया कि साहब ये कैसी घोषणा है, बिहार में चुनाव इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं। दूसरा बयान आता है कि पूरे देश के लिए, के गरीब के लिए मुफ्त होगा। तो ये सब वादे, नारे, जुमले, ये हर चुनाव में आते हैं और जाते हैं। मेरे ख्याल से इस देश की जनता भी इस चीज को ठीक से समझ चुकी है। ठीक कह रहे हैं आप। विवेक जी, एक और सवाल है। अभी तक तो सुबह से लेकर के अब तक हम लोग अलग अलग इश्यूज की बात कर रहे थे।
हम बाबू साहब की बात कर रहे थे, हम 19 लाख और 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे थे, हम जातिगत इक्वेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब एकाएक मुंगेर भी आ गया है। क्या मुंगेर का नुकसान नीतीश को उठाना पड़ेगा? और क्या मुंगेर के जरिए एक अणे मार्ग पर 10 नवंबर को कोई चेहरा बदल भी सकता है? देखिए राशिद, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बड़ी स्पष्ट। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को आप पिछले 1.5-2 दशक की पॉलिटिक्स को उठा के देख लीजिए। एक समय नीतीश कुमार जो हैं ऐसे नेता थे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी थे। उन्होंने उनके साथ डाइट शेयर करने से मना कर दिया। उन्होंने एक समय बिहार में जब बाढ़ आई थी और नरेंद्र मोदी साहब ने उनके लिए एड भेजी थी, उन्होंने वो लौटा दी थी। उसके बाद उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। उसके बाद वो फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो नीतीश कुमार साहब जो हैं उनको मैं एक पॉलिटिकल पिगी बैक राइडर बोलता हूं। वो जहां देखते हैं प्रवाह वहां वो चल देते हैं। तो आज की तारीख में डिपेंड इस चीज पे करता है, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज होती है कि बिहार के चुनाव के जब नतीजे आएंगे, बीजेपी की सीटें ज्यादा होंगी या जेडीयू की सीटें ज्यादा होंगी। जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो कहेगा हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है जो कि नकारा नहीं जा सकता। आप इससे पहले महाराष्ट्र का हाल देख ही चुके हैं। तो अभी बहुत समय है, पानी बहना बाकी है, अभी पानी बह लेने दीजिए। बहुत ही क्रिस्पी तरीके से पिछले 2 दशक की राजनीति आपने याद दिला दी। और इसी में एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा कि बीच में 2013-14 वाला वो दौर भी आया था ना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि इनके तो डीएनए में ही खोट है, और डीएनए को लेकर के एक अलग तरीके की 2015 वाली लड़ाई छेड़ दी गई थी। लेकिन रोहित चहल के पास में चलते हैं। रोहित चहल, क्या ये बात सही है कि 10 नवंबर को सीटों के हिसाब से तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, या अभी से ही तय है कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री जेडीयू का ही होगा और वो नीतीश कुमार ही होंगे? देखिए, बहुत ही क्लियर है, माननीय प्रधानमंत्री जी मन से क्लियर कर चुके हैं। आज जिस तरीके से एनडीए है उसके जो नेतृत्व में बिहार के अंदर अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और उसकी जो स्थिति है वो हम पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो और चाहे वो जेडीयू हो, ये पार्टी ही हमारे एनडीए गठबंधन है बिहार के अंदर, और नीतीश जी के नेतृत्व में, और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री आप निश्चित तौर पे आप देखिएगा जिस तरह परिणाम आएगा। और एनडीए की सरकार वहां बिहार के अंदर बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी विकास पे काम जो हुआ है और साथ साथ जो आगे जो वादे किए उन पे, क्योंकि जनता भी जानती है कि मोदी जी की जो वादे हैं और जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और जो कर सकते हैं वही मोदी जी कहते हैं। जो जो कहा है वो करा है। रोहित, लेकिन वहां पर युवाओं की रैली में जो भीड़ उमड़ रही है वो तो कुछ और बयार बताती है। देखिए, आप मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा कैमरा अगर दूसरी तरफ भी घूमेगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां हैं वहां पर भी युवा आ रहे हैं। और बिहार का युवा आपको सोचना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा सबसे ज्यादा पलायन किस समय हुआ, जब जंगल राज चल रहा था। यही सवाल रोहित, जहां तक आपने कैमरा पैन करने की बात की, यही सवाल जब मैं बिहार को लेकर देश का सवाल कर रहा था तो बीजेपी के एक सम्मानित प्रवक्ता से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमने काडर को संदेश दिया है कि आप लोग घरों में रहें, वर्चुअली नेताओं की रैली देखें और 2 गज की दूरी का पालन करें, इसलिए भीड़ नहीं आ रही। अब आपका जो बयान है ये कुछ अलग कहता है। मनीष जी, मुझे नहीं पता आपने किससे पूछा और क्या नहीं पूछा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है अगर आप बाकी रैलियों में देखेंगे जिस तरीके से हमारे जो नेता जा रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी की रैली हो चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की रैली हो, सबकी अगर आप देखेंगे तो वहां पर जिस तरीके से बाकी जो वहां के नेता हैं, जैसे सुशील मोदी जी हो, जो भी नेता जा रहे हैं वहां पर जो रैली कर रहे हैं उनमें आप देखेंगे हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि जो प्यार है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोहित, हमारे साथ कांग्रेस का नया चेहरा इस पैनल में आलोक शर्मा जी प्रवक्ता के रूप में जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। लेकिन ये जो भीड़ जुट रही है आपके महागठबंधन में, आपको लगता है ये वोट में भी तब्दील हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है, मैं यहीं पर बैठा हूं भाई, बिहार के अंदर ही पिछले 10 दिन थे और पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि बोले बिहार और बदलो सरकार। और ये चीज जनता ने नहीं, केवल बीजेपी ने भी भांप ली है। यही कारण है कि मोदी जी ने अब नीतीश कुमार जी का फोटो भी अपने एडवर्टाइजमेंट से गायब करवा दिया है। भाई, ऐसा क्या हो गया था? जब 15 साल आपने काम किया तो स्वाभाविक है कम से कम नीतीश कुमार जी का फोटो तो अपने साथ रख लेते, वो भी नहीं रखा है। तमाम एडवर्टाइजमेंट्स और तमाम अखबार के आज पेज उठाकर देखिए, नीतीश जी को गायब कर दिया है इन्होंने। दूसरी तरफ मोदी जी ने नीतीश जी के घर में चिराग लगा दिया है और वो चिराग से आग लगती चली जा रही है। कितना असर होगा ये तो समय बताएगा।
उनके भी ऑडियो वीडियो आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मोदी जी को बताना चाहिए कि जो 56 घोटाले हुए थे नीतीश जी के लिए बार बार वो कहते थे, उनका क्या हुआ। आज मोदी जी को बताना चाहिए कि 1.25 लाख करोड़ पैकेज का जो पैकेज था उसका क्या हुआ। एकमात्र स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ बिहार में आनी थी, आज युवा पूछ रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी बनारस कैसे चली गई। आज युवा पूछ रहे हैं कि भाई अगर रोजगार दिए, विकास हुआ। आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं और इनका जवाब रोहित चहल से हम लेंगे, लेकिन आपसे एक और सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि जो अखबारों में ऐड दिए गए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, लेकिन नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं थी। चलिए, ये तो तस्वीर की बात है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस को तो बिहार के अपने नेताओं पर भरोसा ही नहीं था, और यही एक वजह है कि नेता भेजे गए दिल्ली से, नेता भेजे गए यूपी से, नेता भेजे गए पश्चिम बंगाल से, और एक अलग तरह की रणनीति आप लोगों ने बनाई, एक अलग तरह का प्रयोग किया कि क्यों ना केंद्र से नेता भेज करके देखा जाए और उन्हीं के दम पर चुनाव लड़ा जाए। क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी बड़ा नेता या कोई भी इतना बड़ा नेता नहीं कि पोस्टर में उसका चेहरा छपा हो, क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसके बारे में यह कहा जाए कि हाँ कांग्रेस की तरफ से इसकी स्वीकार्यता हो, क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा नेता नहीं जो कि मुखर तरीके से सामना करे जेडीयू का और बीजेपी का। कि मुझे लगता है रशीद भाई, आपने शायद बुकलेट देखी नहीं है, क्षेत्रीय स्तर के तमाम लीडर्स के फोटो फ्रंट पेज पे हैं। कौन कहता है कि नहीं है? मेरे साथ में बुकलेट छपी रखी हुई है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये तमाम फोटो लोकल लीडर्स के हैं। मुझे लगता है ये सवाल शायद आपने कहीं से पूर्वाग्रह से पूछा है, लेकिन आज मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आज बिहार की जनता ज्यादा से ज्यादा मतदान कर रही है, और जिस तरह से मनीष भाई ने भी कहा कि बहुत से लोग वोट डालने निकल रहे हैं। अभी 9 बजे का भी जो आंकड़ा है वो काफी अच्छा आंकड़ा है, और आज तमाम लोग जाति और धर्म को भूलकर और पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि अब चिराग पासवान का क्या होगा। चिराग पासवान हनुमान है मोदी जी के, लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत भ्रष्ट हैं और नीतीश कुमार ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। तो बीजेपी बताए ये रिश्ता क्या कहला रहा है इनका कि मोदी जी उनके लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली में एनडीए में है, यहाँ एनडीए नहीं है। मुझे लगता है कि आज इन सब चीजों को रोहित चहल शायद आपको जवाब देने के लिए बहुत बेकरार हैं। रोहित जी आपको जवाब देना चाहिए। उद्योग धंधों के नाम पर चीनी की चाय, रोहित जी आपको जवाब देना चाहिए। उद्योग धंधों के नाम पर बहुत ही नेगेटिव मार्किंग है, पर कैपिटा इनकम के नाम पर बहुत ही नेगेटिव मार्किंग है, प्रवासी मजदूरों का जिस तरह से उद्धार होना चाहिए आप लोगों ने किया नहीं। कोरोना का जिस तरह से हो सकते हैं राशिद, हाँ, ये सब नेगेटिव फैक्टर हैं आपके अगेंस्ट। रोहित चहल, मैं एक एक करके सारी बातों का जवाब देता हूँ। आप पहली बात तो देखिए, आपको भी पता है, देश जानता है कि आज कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, नीति नहीं है, निर्णय लेने ताकत नहीं है। उत्तर प्रदेश में बैसाखी पे सवार है, बिहार पे भी, महाराष्ट्र में भी। इनके एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी ने क्या कहा था। मोदी जी ने जो कहा था 1.25 लाख करोड़ की जो बात कही थी, जो विशेष पैकेज की, उसको पूरा करा। अतिरिक्त 40,000 करोड़ की जो पैकेज है वो बिहार को दिया गया। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि जो बात मोदी जी ने कही, अरे देखिए जिस तरह कोरोना चल रहा था या बाढ़ आई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो जमीन पे थे, लेकिन आरजेडी जो उनके नेता जिसके नेतृत्व में आज बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, वो दिल्ली में कर रहे थे आज फार्म हाउस में अंदर। रोहित, बात विशेष पैकेज के अलावा बात तो विशेष राज्य का दर्जा देने की भी थी, विशेष राज्य का दर्जा देने की भी बात थी, उसका क्या हुआ? एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने बोला कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना चल रहा था तो विशेष ट्रेन चला के किस तरीके से जो हमारे बिहार के भाई हैं उनको वापस पहुंचाने का काम किया, किस तरीके से माओ को जिस तरीके फ्री एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे राशन देने की बात हो, उनको वहां दिया गया, उनके खातों में, माओ के खाते में पैसा डाला गया, किसानों के खातों में जिस तरीके से जो किसान निधि थी वो डाली गई। तो लगातार मोदी की जो है हमारे जो बिहार के जो भाई हैं उनको लेके कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए कि आज बिहार से जो है, पहले बिहार क्या होता था, जंगल राज होता था, बीमारू राज्य होता था। आज बिहार लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है, और जिस तरीके के तो वादे मोदी जी ने किए थे, और मैं एक बात बता भी दे सकता हूँ, चाहे वो शिक्षा पे, चाहे किसान के लिए 3,000 करोड़ 3,094 करोड़ हो, शिक्षा पे 1,000 करोड़ हो, स्किल डेवलपमेंट में 1,550 करोड़ हो, हेल्थ। अगर विकास की राह पर बिहार चल रहा होता तो आप 19 लाख रोजगार की बात नहीं करते। अगर विकास की राह पर बिहार चल रहा होता तो आप 19 लाख रोजगार देने के वायदे नहीं करते। आप कौन सी बात कर रहे हैं रोहित?
बात बताइए मनीष जी, आज आपका एक चैनल है, उसमें भी अगर समय के साथ अगर चैनल बढ़ता है तो उसके अंदर रोजगार बढ़ता है। वैसे ही अगर आबादी बढ़ रही है तो रोजगार देने की बिल्कुल देश के अंदर जरूरत है। और 19 लाख आबादी और 19 लाख अगर रोजगार देने की बात की है तो हमने पहले भी उसको करके किया और आप आगे भी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर रोजगार खड़े कर रहे हैं और करने भी पड़ेंगे, क्योंकि वहां से जो पलायन है उसको कम करना पड़ेगा। जो 15 साल में आरजेडी के राज में, जंगल राज में आपके गले उतर रही है बात। पलायन किया वहां से। जहां तक ग्राउंड रियलिटी की बात है ना, गले तो वाकई में नहीं उतरती, और गले जब नहीं उतरती वोटर के, तो वोटर को यह पता होता है कि उसे क्या करना है और किस तरह का डिसीजन देना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हमको रुकना पड़ रहा है, हम ब्रेक लें, लेकिन उससे पहले यह बताना चाहेंगे कि 16 जिले 71 सीटें, 1066 उम्मीदवार, 952 पुरुष उम्मीदवार, 114 महिला उम्मीदवार, 2 करोड़ 14 लाख के आसपास वोटर। अभी तक 7.35% की वोटिंग हुई है और इन 16 जिलों का एक एक हाल हम आप तक पहुंचाएंगे। 71 सीटों की रिपोर्टिंग 71 रिपोर्टर कर रहे हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है, नीतीश कुमार के लिए कितनी चुनौतियां हैं। अगला सवाल यह है, चिराग पासवान किसका चिराग जलाएंगे, चिराग पासवान कहां पर आग लगाएंगे। अगला सवाल यह भी है कि क्या मुंगेर के नाम पर एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी दूसरे और तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दरभंगा में जब आप आज होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या बोलेंगे। दरभंगा का संदेश क्या बहुत बड़ा होने वाला है। और कैनवास यह भी है कि बिहार की जनता किन मुद्दों पर वोट देगी। क्या बिहार की जनता फिर से कास्ट इक्वेशन पर जाएगी, ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, इन सभी एंगल पर हम आगे बातचीत करेंगे। एक ब्रेक। आपने राशिद ये बात जरूर कही कि आखिर चिराग किसकी लंका लगाएंगे, और इसी खबरों को आगे बढ़ाते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन और आशीष सिंह, बिहार के चुनाव के पहली परीक्षा की ताजा जानकारी लेकर। चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान, चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान। ई जिंदगी कब तक चली भैया हो, ई जिंदगी कब तक चली भैया। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मना सरकार, भैया बनाला आपन बिहार। खाई के मगही पान, चल भैया देखे बिहार चुना।